केपी शर्मा ओली भाग गए हैं यहाँ से। हाँ। आपको क्या लगता है किस तरीके का नेता यहाँ पर होना चाहिए? मोदी जैसा यहाँ पे होना चाहिए। वो इंडिया का मोदी है ना, मोदी जैसा सरकार होता तो यहाँ पे पूरा थोड़ा कुछ आगे जाता। नेपाल में इतनी बड़ी क्रांति इसलिए हुई कि वहां पर मोदी जैसा कोई लीडर ही नहीं था। ये पब्लिक कह रही है वहां। अगर वो अंतरिम प्राइम मिनिस्टर बनती हैं तो आपको लगता है कि भारत के लिए एक सुकून वाली खबर? फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल सुशीला कार्की जी का नाम आया। इनकी तो फौज से आपस में बातचीत भी शुरू हो गई थी। सरकार के भ्रष्टाचार से नाराज नेपाल के युवा मांग कर रहे हैं कि नेपाल में भी मोदी जैसा लीडर चाहिए। नेपाल का जेनजी बोल रहा है कि अगर मोदी जैसे नेता होते तो नेपाल की ये हालत ही नहीं होती। नेपाल जल रहा है, हालात काबू में आ रहे हैं, लेकिन केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी और बदनवानी के खिलाफ मुजाहरों के बाद नेपाल के वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया। 4 घंटे की वर्चुअल मीटिंग के बाद यह तय हुआ कि सुशीला कार्की, जो कि सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस रही हैं, उनके नाम पर रजामंदी बन गई है। मोदी जैसा यहाँ पे सरकार चाहिए। अब बालन आ जाएगा तो अब यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको लगता है कि बालन ठीक कर देंगे सब कुछ ठीक कर देंगे। मोदी जैसा सरकार होता ना, ये नेपाल यहाँ नहीं रहता। यहाँ पे ये नेपाल सबसे आगे रहता है, विश्व का सबसे। के सुप्रीम कोर्ट की साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कर्की ने अबूरी हुकूमत संभालने पर आमादगी जाहिर कर दी है। नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में 2 रोज से जारी पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद सख्त कर्फ्यू नाफिज है। फौजी हल्का शहर की सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। दोबारा एहतजाज की कोशिश पर 25 अफराद को हिरासत में लिया गया। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता हो कि भारत का पड़ोसी देश नेपाल इस समय गहरे राजनीतिक संकट में फंस गया है। नेपाल में इस वक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ काफी ज्यादा हिंसक आंदोलन चल रहा है। इस भ्रष्टाचार को लेकर जेनजी का गुस्सा देख वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है और केपी ओली की सरकार गिरने के बाद नई अंतरिम सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसी को लेकर जैसे की आपने क्लिप में देखा हुआ किस तरीके से नेपाल के जेनजी लोग से जब ये पूछा गया कि उन्हें किस तरीके का पीएम चाहिए तो उनका कहना है कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी जैसा पीएम चाहिए। इन जेनजीज का कहना है कि अब पीएम मोदी जैसी ही सरकार उनके देश को आगे बढ़ा सकती है। जेनजीज की इस तरह की मांग सोशल मीडिया में काफी ज्यादा वायरल हो रही है। नेपाल के जेनजीज में पीएम मोदी की इस तरह की मांग को लेकर पाकिस्तान भी शौक हो गया है। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि देखो किस तरीके से पीएम मोदी अपनी ताकत दिखा के सारी दुनिया में तो फेमस हो ही गया है और उसका सबूत अब इस नेपाल के जेनजी लोगों ने दे दिया है। बाकी नेपाल में पीएम के पद को लेकर कई दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। पहले ये न्यूज आ रही थी कि प्रदर्शनकारी युवाओं ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को सरकार के अंतरिम नेता के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन अब ये खबर सामने आ रही कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के बाद कुलमन घिसिंग का नाम नेपाल के प्रधानमंत्री पद के लिए सामने आया है। युवाओं के समर्थन के बाद कुलमन घिसिंग का अंतरिम पीएम बनना तकरीबन तय माना जा रहा है। इस पीएम की रेस में सुशीला उनसे काफी ज्यादा पीछे छूट गई है। इसी वजह से माना जा रहा है कि भारत से पढ़ाई करने वाले कुलमन नेपाल के अंतरिम सरकार के मुख्य हो सकते हैं। बाकी बहुत से लोगों के मन में अचानक से पीएम पद में इस नाम को बदलाव में काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सुशीला कार्की के अंतरिम नेता पद की दौड़ में सबसे आगे रहने के एक दिन बाद ये बदलाव हुआ था। बाकी इस अचानक बदलाव के पीछे कोई भी कारण अभी तक के सामने नहीं आया है। बाकी नेपाल में बन रही नई सरकार को लेकर आपका क्या सोचना है? क्या इससे भारत को कोई भी फायदा या नुकसान हो सकता है या नहीं? आप इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर से बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा। ओमकार जी, नेपाल जल रहा है, हालात काबू में आ रहे हैं, लेकिन ये जो जेनजी हैं, जो युवा हैं, ये ऐसा लग रहा है किसी और ही मिशन पर निकले हुए हैं। लेकिन इस बीच जो एक नाम है जिस पर रजामंदी बनती दिख रही है, कहा जा रहा है कि 4 घंटे की वर्चुअल मीटिंग के बाद यह तय हुआ कि सुशीला कार्की, जो कि सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस रही हैं, उनके नाम पर रजामंदी बन गई है। अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, अगर वो अंतरिम प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, तो आपको लगता है कि भारत के लिए एक सुकून वाली खबर? देखिए, जो भी अंतरिम व्यवस्थाएं किसी देश में होती हैं वो कुछ समय के लिए होती हैं। जैसे जब बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलटा गया था 5 अगस्त 2024 को, तब ये मोहम्मद यूनुस को ये कह करके लाया गया था कि अगले 6 महीने के भीतर ये चुनाव कराएंगे और निष्पक्ष तरीके से, तटस्थ तरीके से चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन क्या 6 महीने में चुनाव कराए इन्होंने? दूसरी बात यह है कि इनके कार्यकाल में वहाँ हिंदुओं पर जिस तरह की बर्बरता और क्रूरता हुई और जिस तरह का नंगनाच हमने देखा, वहाँ की मिलिट्री का भी, वहाँ के कुल मिलाकर के इस्टेब्लिशमेंट का, और उनकी बस्तियों को जलाया गया, उनके मंदिरों को नुकसान पहुँचाया गया, उन पर तरह तरह के जुल्म ढाए गए, तो एक मोहभंग की स्थिति होती है।
कि जो अंतरिम तौर पर लाया जा रहा हो, बहुत विपरीत परिस्थितियों में, बड़े भारी संकट के बीच में, उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी होती हैं। उसको बहुत सबको विश्वास लेकर के, सबको साथ लेकर के आगे चलने की जरूरत होती है। लेकिन बांग्लादेश में तो निराशा हाथ लगी थी। जहां तक जस्टिस सुशीला कार्की का प्रश्न है, तो मैं अभी इनका एक इंटरव्यू देख रहा था एक टेलीविजन चैनल पर, और जितनी बातें उन्होंने कही हैं उससे ऐसा लगता है कि भारत और नेपाल के बीच में जो सांस्कृतिक संबंध हैं, ऐतिहासिक संबंध हैं, और जिस तरह रोटी बेटी का रिश्ता एक कहा जाता है, और वो बहुत लंबे समय तक किंग के नेतृत्व में वहाँ पर एक राजशाही चली है और एक हिंदू राष्ट्र के रूप में वो जाना जाता रहा पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में एकमात्र हिंदू राष्ट्र अगर कोई रहा है तो वो नेपाल ही रहा है। तो उस लिहाज से, और इनकी सुशीला कार्की की जो उच्च शिक्षा है वो भी बनारस से हुई है, तो वो भारत को, भारतीयता को, भारतीय संस्कृति को, पूजा पद्धति को, भारतीयों के सेंटिमेंट्स को बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं, समझती हैं। इंटरव्यू में भी उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो टच करने वाली थी। जैसे उन्होंने कहा कि नेपाल में कुछ भी अशुभ होता है तो भारतीयों की आंखों में आंसू दिखाई देते हैं, भारत में कुछ भी अनिष्ट होता है तो नेपाल की जनता की आंखों में आंसू दिखाई देते हैं। तो दोनों के बीच में जो एक रिश्ता है उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है दुनिया के किसी और देश के साथ, ना भारत की तरफ से और ना ही नेपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी मैडम, जहाँ तक बात आती है कि एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट की, कि दूसरे ममालिक इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो ये इस तरह की कॉन्स्पायरेसी थ्योरी चलती रहती है हमारे मखसूसन डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, कि हमारे अंदर जो भी हालात पैदा होते हैं हम किसी वेस्टर्न कंट्री को उसके इल्ज़ाम दे देते हैं। लेकिन अगर हम इसकी रियलिटी देखें तो जो भी ये सूरत हाल होती है, अब हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, यहाँ सोशल मीडिया हमारी ज़रूरत बन गया है, और ये हमारा एक बुनियादी ज़रूरत है। आज के दौर में हम लोगों से सोशल मीडिया के ज़रिए कांटेक्ट कर पा रहे हैं, और स्पेशली इस वक्त दुनिया के जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो इंटरनेट की रसाई को भी लोगों को बुनियादी ज़रूरत करार दे चुके हैं। ठीक है, तो जो किसी भी मुल्क की हुकूमत होती है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो लोगों की बुनियादी सहूलियात है, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, उनको यकीनी बनाएं। लेकिन यहाँ बदकिस्मती से जो हमारे अंडर डेवलप कंट्रीज़ होते हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं, उन पे जो आवाम की ज़रूरियात होती हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जब आप आवाम की ज़रूरियात को पूरा नहीं करते, जब आप आवाम के मुतालबात को पूरा नहीं करते और उन्हें ओप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाते हैं, तो आप उसके बदले जो आवाम होती है उसके अंदर गुस्से को जन्म दे रहे होते हैं। तो अगर आप हम इन्हीं एक जॉन लॉक के बहुत बड़े फिलासफर थे, वेस्टर्न फिलासफर थे, उन्होंने एक थ्योरी पेश की थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, कि जब भी कोई भी हुकूमत बनती है वो आवाम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करके बनती है। जो आवाम होती है वो हुकूमत के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि वो हुकूमत की पैरवी करेगी, हुकूमत की बातों को मानेगी, कानून पे अमल दरामद करेगी, और उसके बदले में जो हुकूमत होती है वो आवाम से वादा करती है कि वो उनके हकूक़ को प्रोटेक्ट करेगी, उनके हकूक़ की हिफाजत करेगी। जॉन लॉक कहता है कि अगर हुकूमत अपने वादे पे पूरा ना उतरे, हुकूमत लोगों के हकूक़ का ख्याल ना रखे, तो फिर अवाम पे लाजिम है कि वो हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दें। वो कहते हैं ना कि जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। तो जब हम अवाम अपना हक मांगते हैं तो वो बगावत नहीं होती। अक्सर जब भी लोग अवाम अपना हक मांगने के लिए बाहर निकलती है तो जो हुकूमतें होती हैं उसको बगावत का नाम देकर चलने की कोशिश करती हैं। और यही सूरत हाल, जैसे आपने पहले भी बांग्लादेश का नाम लिया, कि बांग्लादेश के अंदर जब स्टूडेंट्स अपने हकूक़ के लिए निकले थे, क्योंकि वहाँ पिछले 15-20 सालों से लगातार हसीना वाजिद की हुकूमत थी, और हसीना वाजिद अपने मफादात के लिए लोगों के मफादात को कंप्रोमाइज़